गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में डियर स्टूडेंट्स हम लोग परमानेंट मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे, या ऐसे कहें कि जो हिस्टैरिसीस लूप हम लोगों ने डिस्कस किया था उस हिस्टैरिसीस लूप के एप्लीकेशंस की बात हम लोग आज करने जा रहे हैं। बड़ी छोटी सी क्लास होगी और मैं समझता हूँ इस पर्टिकुलर चैप्टर की ये लास्ट क्लास है डियर स्टूडेंट्स। ऑलमोस्ट चीजें हमने इसमें कंप्लीट कर ली हैं, तो बाकी की चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। अभी रिसेंटली हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, परमानेंट मैग्नेट कौन से होते हैं? ऐसे मैग्नेट जिनको एक बार हमने बना दिया तो लंबे समय तक हम उनको यूज करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्पीकर के पीछे जो मैग्नेट होता है वो परमानेंट मैग्नेट की कैटेगरी में आता है। आप एक बार मैग्नेट बनाते हो और लंबे समय तक उसी मैग्नेट को यूज करते रहते हो। तो जो मैग्नेट लंबे समय तक यूज में आते हैं, जिनको हमें लंबे समय तक यूज करना होता है, उन्हें हम लोग परमानेंट मैग्नेट के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब सीधा सा ऐसे मैग्नेट से है जिनमें बार बार हमको मैग्नेटाइज करना है, डीमैग्नेटाइज करना है, मैग्नेटाइज करना है, डीमैग्नेटाइज करना है। जरूरत होती है हम लोगों की इस तरह की, जैसे ट्रांसफॉर्मर कोर्स है। अब ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे काम किया करता है, वो हम अभी आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में या नेक्स्ट चैप्टर में हम लोगों को आने वाला है। ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो कोर हम यूज करते हैं वहां निश्चित रूप से हम लोग क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की खासियत ये होती है कि इन्हें हमें बार बार मैग्नेटाइज करना होता है, बार बार डीमैग्नेटाइज करना होता है। तो मैं समझता हूं ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोनों तरह के मैग्नेट्स, तो हम बेसिकली यहाँ ये जानना चाहते हैं कि किस तरह का मटेरियल हम लोग चूज करना चाहेंगे। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए कैसा मैग्नेट हम कैसा सब्सटेंस हम लोग यूज करेंगे, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं उनके लिए हम लोग कैसा मैग्नेट चूज करेंगे। और किसी भी सब्सटेंस को चूज करने के लिए हमें उस सब्सटेंस के हिस्टैरिसीस लूप के बारे में डिस्कस करना होता है। तो बेसिकली हिस्टैरिसीस लूप अगेन H और I के बीच में बनने वाला ग्राफ है। यहाँ पे B ले रखा है, ठीक है, लेकिन आपको H और I के बीच में ग्राफ दिखाना है और शेप जो है वो ऑलमोस्ट यही रहती है डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ दो ग्राफ दे रखे हैं। पहला दे रखा है सॉफ्ट आयरन के लिए, जो सॉलिड वाला पार्ट है, आप देख रहे होंगे रेड, या हम लोगों ने यहाँ डार्क पिंक जो है दे रखा है, ये सॉफ्ट आयरन के लिए है। और जो स्टील है, जैसे हम लोग स्टेनलेस स्टील कह सकते हैं, या आयरन के साथ में कुछ कार्बन, कुछ परसेंटेज में कार्बन हमारा मिक्स है, तो स्टील के लिए जो हमारे पास इसे कास्ट आयरन भी कह सकते हैं, जो हमारा स्टील के लिए है वो ये जो हमारा लाइट वाला क्या है या नॉन शेडेड जो लूप है या ग्राफ है वो है क्या, हिस्टैरिसीस। अब जरा हम लोग देखना चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये ब्लू बना दिया। अब जरा हम लोग देखना चाहेंगे ये जो हमारा डार्क वाला ग्राफ है या सॉफ्ट आयरन है, इसमें ये वाला पोर्शन जो वाई एक्सिस पे है ये काफी ज्यादा आप लोग देख रहे हैं, तो दैट इज टर्म्ड एज रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी का मतलब याद करने की क्षमता। आपने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लिया, इसके अंदर स्पेसिमेन डाला और स्पेसिमेन है क्या, सॉफ्ट आयरन, ठीक है, तो उसकी जो रिटेन करने की क्षमता है वो काफी ज्यादा है। तो ये हमने यहाँ पे शो कर रखी है लंबी लाइन के साथ। दूसरी तरफ कोरेसिविटी, ये जो H वाला सेक्शन है इस पे जो हम लोगों ने ये कंसीडरेशन में लिया है दैट इज टर्म्ड एज कोरेसिविटी, तो इसकी कोरेसिविटी कंपैरेटिवली कम है। वहीं अगर मैं दूसरे ग्राफ की बात करूं जो मेरा शेडेड नहीं है, स्टील के लिए है, उसमें अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे देखिए जो रिटेंटिविटी है और कोरेसिविटी है वो ऑलमोस्ट बराबर है। अगर मैं एरिया की बात करना चाहूंगा तो नो डाउट एरिया ऑक्युपाइड बाय स्टील ग्राफ इज मोर कंपेरेटिव टू सॉफ्ट आयरन ग्राफ। और ये आपको पता ही है कि जो एनर्जी लॉसेस हैं उनको हम लोग एरिया के बेसिस पे डिनोट कर सकते हैं, समझा सकते हैं, ऐसा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो जब मैं स्टील के मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज की बात करूंगा तो निश्चित रूप से ज्यादा एनर्जी मेरी खर्च होगी क्योंकि इसका एरिया काफी ज्यादा है, और जो मेरा सॉफ्ट आयरन का केस है उसमें एरिया मेरा कम है, तो हिस्टैरिसीस के थ्रू जो एनर्जी लॉसेस हैं वो कंपैरेटिवली काफी कम होंगे। चलिए, तो ये मैं समझता हूं दोनों तरह के मटेरियल के लिए ग्राफ आपको समझ में आ गए हैं। रिटेंटिविटी क्या है ये बात भी आपको क्लियर है, और कोरेसिविटी क्या है ये बात भी आपको क्लियर है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो मैंने यहाँ
पहले डिस्कस किया है। द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग कोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मस्ट हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला, हाई परमिएबिलिटी। हाई इनिशियल परमिएबिलिटी का मतलब क्या है बच्चों, कि जैसे ही हम किसी सब्सटेंस को किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटाइजेशन एक्वायर कर ले, दैट इज टर्म्ड एज high initial permeability, low retentivity, so that magnetization is lost as the magnetizing current is switched off। जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो लगाया था उसको जैसे ही हटाते हैं, अगर हटाते ही मैग्नेटाइजेशन को भूल जाए तो हम इसे कहेंगे लो रिटेंटिविटी। तो यहां क्लियर लिखा हुआ है, सो सॉफ्ट आयरन इज मोर सुटेबल देन दैट ऑफ स्टील फॉर कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो इन दोनों के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि जो सॉफ्ट आयरन है उसको हम लोग ट्रांसफार्मर की कोर्स बनाने में प्रीफर करेंगे। अब यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की बात करें तो देखिए इलेक्ट्रिक बेल्स में यूज करते हैं, लाउड स्पीकर्स में यूज करते हैं, हैवी क्रेन्स में यूज करते हैं, और अगर किसी को गोली लग जाए तो हॉस्पिटल में उस गोली को मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से बाहर निकालने के लिए भी यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर कोर्स जो है अगेन जो है वो यही कैरेक्टरिस्टिक रखनी चाहिए, हाई इनिशियल परमिएबिलिटी रखनी चाहिए, लो हिस्टैरिसीस लॉस यानी कम से कम एरिया वाला रखना चाहिए, और लो रेसिस्टिविटी। लो रेसिस्टिविटी का मतलब इनमें से चूंकि एडी करंट्स हमारी फ्लो होती हैं तो निश्चित रूप से जो लेसर रेसिस्टेंस वाली चीजें हैं उनको हम लोगों को यूज करना चाहिए। किसके लिए डियर स्टूडेंट्स? ट्रांसफार्मर कोर्स के लिए। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और परमानेंट मैग्नेट्स के बारे में बात हम लोगों ने की। जितना मैंने इनिशियली आपको एक्सप्लेन कर दिया उतना यहाँ नोट्स में दे भी नहीं रखा, जरूरत भी नहीं है। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर कोर्स के बारे में ही हमें ज्यादा डिस्कशन चाहिए होता है, तो आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। तो टॉपिक के नाम पे तो यही था। अब कुछ रिवीजन की बात हम लोग करना चाहेंगे। डियर स्टूडेंट्स देखिए, रिवीजन में जो चीजें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उन्हीं चीजों को हम लोगों को एक बार से रिवाइज करना है। पहला केस, ये डायग्राम है, कुछ डायग्राम्स को ही हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो काफी सारे इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। मान लीजिए मेरे पास दो मैग्नेट है, जिसका पहले का मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट स्मॉल m है, m1 है, तो इसको मैं कैपिटल M1 लिखना चाहूंगा। इसी तरह से दूसरा मैग्नेट है, उसका जो है क्या है, कैपिटल M2 है। अगर दोनों को मैंने अलाइन ऐसे किए कि दोनों के साउथ साउथ एक तरफ है, नॉर्थ नॉर्थ एक तरफ है, तो ऐसी स्थिति में जो इनका नेट डाइपोल मूवमेंट होगा वो दोनों का सम होगा। ठीक है, अगर मैंने अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन कर रखा है, इसका ये और इसका ये, यानी एक के नॉर्थ के साथ दूसरे का साउथ, दूसरे के साउथ के साथ पहले का नॉर्थ, तो ऐसी स्थिति में आप जो नेट डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे वो दोनों का डिफरेंस होगा। बड़े वाले में से छोटे वाले को आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आई होप सो आपको अगर मैग्नेट्स को साथ साथ प्लेस करना पड़े तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ये बात मैं समझता हूं यहां से क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट फिगर की तरफ चलेंगे। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसको शेयर करना चाहूंगा आपसे। मान लीजिए आपके पास में कोई ये मैग्नेट है और आपने इस मैग्नेट को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के साथ में काट दिया, तो ऐसी स्थिति में देखिए जो इंड्यूस्ड पोल होंगे वो कैसे होंगे। मान लीजिए देखिए यहाँ पे नॉर्थ है तो नॉर्थ अपनी जगह पे बना रहेगा, साउथ है तो साउथ अपनी जगह पे बना रहेगा, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ फिर नॉर्थ डेवलप हो जाएगा, यहाँ साउथ डेवलप हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी मैग्नेट को तोड़ने पर उसमें हम लोगों को पोलैरिटी मिलती है। अब एक बात ध्यान रखिए, बेशक ये साउथ और नॉर्थ है, आपके अकॉर्डिंग इन दोनों को आपस में अट्रैक्ट करना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आपने एक ही मैग्नेट को तोड़ करके फिर वापस उसको चिपकाने की कोशिश की तो इसमें जो ऊपर नीचे का कॉन्सेप्ट है वो भी पोल्स का या स्ट्रेंथ का चेंज हो जाता है, तो फिर हम वापस इनको ऐसे चिपका नहीं सकते, हम लोगों को इनकी ओरिएंटेशन को चेंज करना होता है। अब हम लोग और आगे की बात करना चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट फिगर क्या कहता है। नेक्स्ट फिगर हम लोगों ने एक तरीके से काट दिया है, तो ऊपर वाली फिगर में एक छोटी सी बात मैं और भी आपको समझा देना चाहूंगा मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को लेकर के। आपने जब इस मैग्नेट को एक तरीके से काट दिया बीच में से, तो देखिए मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ पे कोई अंतर नहीं पड़ा है। जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ यहाँ पहले थी वही यहाँ पे है,
अब इसका कॉन्जुगेट उल्टा यहाँ पे उतने ही मैग्नीट्यूड का बन गया। ऐसे ही जितनी यहाँ साउथ थी उतनी ही साउथ यहाँ पे रही और इसका कॉन्जुगेट यहाँ पे बन गया। हाँ, लेंथ जरूर इसकी आधी हो गई, पहले 12 लेंथ थी, अब इसकी एल लेंथ हो गई। तो आई होप सो आपको ये बात क्लियर होगी। अब हम लोग बात करेंगे मैग्नेट को क्या लॉन्गिट्यूडनल काटने की। मैग्नेट को अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल काट देता हूं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, डिस्टेंस लेंथ तो उतना ही रहता है जितना पहले था, लेकिन अब जो पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ Q/2 हो गई। नॉर्थ पोल यहां था, नॉर्थ ही यहां पे रहेगा, साउथ यहां पे था, साउथ यहां पे ही था। अब एक बच्चा यहां होशियार सा पीछे से कहता है कि सर मैं तो जो है ना इसको जैसे आपने काट के दिखा रखी है बिल्कुल ही नहीं काटने का, मैं तो अपने तरीके से काटूंगा, एक पीस ऐसे बनाऊंगा और दूसरा पीस जो है डायगोनली सर ऐसे बनाऊंगा। अब बताओ क्या होगा? बिल्कुल ठीक कहा बच्चे। देखो नो डाउट ऐसी स्थिति में QM/2 यहां होगा और QM/2 ही यहां होगा, और इसी तरह से ऊपर वाले का QM/2 होगा और नीचे वाले का QM/2 होगा। अब एक बच्चा पीछे से पूछता है कि सर यहाँ तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, यहाँ पे तो बहुत कम है। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से एरिया बेशक ज्यादा बना रहे, लेकिन जो पोल की स्ट्रेंथ है वो दोनों की बराबर ही आएगी। तो लेंथ डियर स्टूडेंट 12 ही रहेगी ऊपर वाले केसेस में भी, यहाँ भी, और जो पोल स्ट्रेंथ है वो हमारी चेंज हो जाएंगी। अब जरा हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात करें। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है क्या? 2L × QM। तो डियर स्टूडेंट 2L तो उतना ही है, QM मेरा डिवाइड हो जा रहा है, तो उसी के करस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है कैपिटल M, वो भी मेरा डिवाइड हो जाएगा। आगे फिर हम लोग दूसरी फिगर की बात करना चाहेंगे। ये कहीं ना कहीं फर्दर बिहेवियर ऑफ पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक मेटल्स को लेकर के है। तो जरा देखें क्या है। देखिए मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मेरे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड था, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मान लीजिए ये मेरे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था, इसके अंदर ये मैंने कोई स्पेसिमेन डाल दिया, कोई मटेरियल डाल दिया, सब्सटेंस डाल दिया। तो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसकी तो मजबूरी है सेंटर से जा रही है, दूसरी भी इससे मुंह मोड़ करके दूसरी तरफ चली गई, ये भी यहां से मुंह मोड़ के दूसरी तरफ चली गई। इसका मतलब सीधी सी बात है दैट इज डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। कैसा है? डाईमैग्नेटिक है। मैंने कहा था ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेटिज्म को रिपेल करते हैं दे आर टर्म्ड एज डाईमैग्नेटिक। अब यहां देखो, यहां जो बाहर लाइन थी वो भी इसके अंदर से जा रही है, ये भी इसके अंदर से जा रही है, तो इट मे बी पैरा और इट मे बी फेरो, दोनों में से कोई भी, क्योंकि पैरा फेरो जो है वो सिर्फ क्वांटिटी का अंतर रहता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम रहती हैं। जहां फेरो बहुत ज्यादा लाइक करता है वहीं पैरा थोड़ा कम लाइक करता है या काफी कम लाइक करता है, लेकिन दोनों लाइकिंग है, इसलिए ये दोनों के लिए हो सकता है। हाँ अगर यहाँ पे एक फिगर और कंपेरिजन के दे देता, इसको और बल्कि दिखाया था, इसको और बल्कि दिखाया था, तो ऑब्वियसली ये अब फेरो के लिए है, क्योंकि ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसी के अंदर से पास हो रही हैं। नेक्स्ट हम लोग रिंग की बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास में क्या है? कोई रिंग है। अब रिंग को हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल दिया, तो रिंग को जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम डालेंगे बच्चों, तो क्या होगा? देखिए जो सॉलिड पार्ट है, इस सॉलिड पार्ट के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगी। आप देख रहे हैं कि जो हॉलो पार्ट है, रिंग है ना, तो रिंग तो समझते ही होंगे रिंग क्या होती है, बीच का पार्ट क्या रहता है? हॉलो रहता है, उसको तो हम लोग रिंग कहते हैं। तो रिंग के केस में नो डाउट ये हमारा एक तरीके से मैग्नेटिक शील्डिंग हो गया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड काम नहीं कर रहा है। तो ये आयरन रिंग है यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, जो साइड वे वाली हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी उनको भी क्या कर रहा है? ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करके चल रहा है। आगे हम लोग नेक्स्ट फिगर की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखिए ये हमारे पास मान लीजिए कोई करंट कैरिंग दो लूप है, तो दोनों लूप की वजह से एक दूसरे के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी एम्प्टी स्पेस के अंदर। ये हमारा टॉरॉइड का केस है डियर स्टूडेंट। तो टॉरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो हमारी सर्कुलर रहती हैं। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 0 होगा, और आउटसाइड यहाँ कोई भी हम देखेंगे तो ये जितना भी आउटसाइड वाला रीजन है यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा। फिर हम लोगों ने बात करनी है बच्चों ये सोलेनॉइड को लेकर के। तो सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो लेटरल प्रेशर महसूस करने के बावजूद कैसी रहती हैं? पैरेलल रहती हैं, बिकॉज अब उनको बाहर निकलने की जगह ही नहीं मिलती। तो नो डाउट ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? इसमें पैरेलल होंगी।
यहां कहीं ना कहीं क्या बन रहा होगा, साउथ पोल बन रहा होगा, और यहां कहीं ना कहीं नॉर्थ पोल बन रहा होगा। तो नॉर्थ से बाहर हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है, साउथ में एंटर करती है। इनसाइड सोलेनोइड साउथ से नॉर्थ चलती हैं, सब लोग आप जानते हो। बाहर की बात करेंगे तो बाहर ये ऐसा करके कुछ लूप पूरा कर लेंगे हमारी। अब जरा हम लोग यहाँ पे देखना चाहें बच्चों, इसी चीज का क्रॉस सेक्शन दूसरा दे रखा है। ये ऐसे क्लोज कंटिन्यूअस लूप होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे कंटिन्यूअस लूप होगा, ये ऐसे कंटिन्यूअस लूप होगा। नो डाउट यहाँ पे क्या होगा, साउथ पोल होगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा। इनसाइड साउथ से नॉर्थ, आउटसाइड नॉर्थ से साउथ। अब जरा यहां देखिए, देखिए अंदर वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये लेटरल प्रेशर महसूस कर रही हैं। अगर इनको जगह मिल जाए क्या करने की, एक्सपेंड करने की, तो ऑब्वियसली दे में एक्सपेंड, वो क्या कर जाएंगी, एक्सपेंड कर जाएंगी। ये हमारे पास में कोई भी यू शेप मैग्नेट है, तो इस डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो इस डायग्राम में थोड़ी सी गलती है, मतलब यहाँ बुक में गलती नहीं है, मतलब नोट्स में गलती नहीं है, लेकिन वो आपसे यहाँ पूछ सकता है कि इस डायग्राम में गलती बताओ जी, क्या गलती है। बिल्कुल ऑब्वियस है, देखो लेटरल प्रेशर की वजह से ये बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे हो जाएंगी, फैल जाएंगी, क्योंकि ये लेटरल प्रेशर महसूस करती हैं। इसने पैरेलल दिखा रखा है, जो कि पॉसिबल नॉर्मल कंडीशंस में नहीं है। नेक्स्ट फिगर की बात करना चाहेंगे हम लोग डियर स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट फिगर में क्या कहता है वो, नेक्स्ट फिगर में उसने एक मैग्नेट ले ली और इनसाइड और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड की बात की, साथ में ये भी उसने बताया कि हमारा न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो, न्यूट्रल पॉइंट कहलाता है, और एन से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। दो मैग्नेट ले ली हम लोगों ने, अब इसका नॉर्थ और इसका नॉर्थ एक ही तरफ है, तो ऑब्वियसली इसकी डायरेक्शन अब ये आपस में क्लैश तो करेंगे नहीं, ये कहीं ना कहीं ऐसे करके अपना पाथ चेंज करके ऐसे निकल जाएंगी, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो इस नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो पॉइंट को ही हम लोग न्यूट्रल पॉइंट के नाम से जानते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, ये मेरे पास साउथ है, ये भी साउथ है, तो ये अंदर जाएगी, ये भी अंदर जाएगी, ऑब्वियसली यहाँ फर्दर मेरे पास न्यूट्रल पॉइंट मिल गया। तो मैं समझता हूं जो लॉन्गिट्यूडनल अलाइनमेंट है या जो एक्सियल अलाइनमेंट है, उसमें न्यूट्रल पॉइंट कहां होता है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए ये कॉन्सेप्ट हमने दिया, तो फर्दर जो हमारी फर्स्ट फिगर है दैट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इसके अंदर से पास हो रही हैं और यहां बाहर से पास हो रही हैं, दैट इज डाईमैग्नेटिक और दैट इज फेरोमैग्नेटिक। तो बच्चों बार बार फील्ड पैटर्न को हम लोग यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता ही आता है फील्ड पैटर्न को देख के। देखिए अब यहाँ उसने क्या किया, मेटेरियल दे दिया, ये नहीं बताया कौन फेरो है कौन पैरा है। अब आपको मेटेरियल का पता होना चाहिए, जैसे निकेल है फेरोमैग्नेटिक होता है तो सारी अंदर से जाएंगी, एल्युमिनियम पैरामैग्नेटिक है तो एक आध अंदर से बाकी बाहर से जा रही है, और फिर ये मेरे पास क्या है, डाईमैग्नेटिक है तो बाहर से कर्वेचर लेकर के, यानी एक लेटरल प्रेशर की वजह से ये बिल्कुल बाहर से निकल जाएंगी। अब ये जरा देखिए, ये मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या डाल दिया, स्पेसिमेन डाल दिया। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्पेसिमेन का क्या हाल होगा जरा समझिए। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देने का मतलब, यहां कहीं नॉर्थ पोल है, यहां कहीं साउथ पोल है। अब नॉर्थ की तरफ नॉर्थ बन रहा है, इसका मतलब दैट इज डाई, और अगर यहां नॉर्थ की तरफ साउथ बन रहा है दैट इज मे बी पैरा और मे बी फेरो। तो समझ गए होंगे क्या वो इंडिकेट करना चाह रहा है। यहां पे क्या है, रिपल्सन, दैट इज फॉर डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, और यहां पे क्या है, अट्रैक्शन या इंडक्शन कह सकते हैं। तो इंडक्शन अपोजिट होता है और अट्रैक्शन के लिए होता है, दैट इज फॉर पैरा और इट मे बी फॉर फेरो। तो आई होप सो डियर स्टूडेंट्स ये डायग्राम्स कुछ क्लियर हो गए होंगे आपको। इन डायग्राम्स के बेसिस पर बहुत कुछ हम लोगों को मिलता है, इट्स अ वेरी गुड एस्पेक्ट। अब अगला डायग्राम देखते हैं हम लोग। कॉपर की बात करें तो देखिए कॉपर में वो डाई है पैरा है नहीं बता रखा, ऑब्वियस है बाहर की तरफ फैल रही है, इसका मतलब डाई है। एल्युमिनियम, अब याद है आपको तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद है तो फिर समझ लीजिए, एल्युमिनियम अगेन इज व्हाट, पैरा। और मरकरी 4.2 केल्विन पे बिल्कुल डाईमैग्नेटिक की तरह से बिहेव करेगा तो बाहर की तरफ से यहां निकल जाएंगे।
इवन यहीं से मैजनर इफेक्ट आता है। तो अगर मैं मरकरी को 4.2 केल्विन में ले जाऊं जो बहुत अपने आप में लोअर टेम्परेचर है, तो ये निश्चित रूप से 100% डायमैग्नेटिक की तरह से काम करता है और इसके अंदर से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो ही नहीं सकती। तो दैट इज द कांसेप्ट। ये ध्यान रहे लोअर टेम्परेचर पे है, 4.2 केल्विन पे है। अब जरा यहां देखिए, यहां भी कुछ न्यूट्रल पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। यहां बात करते हैं अर्थ को कंसीडरेशन में लेकर के कि भैया अगर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने कोई बार मैग्नेट डाला हुआ है तो क्या होने वाला है। ये साउथ पोल बार मैग्नेट का, ये नॉर्थ पोल। तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न होंगे जो दिख रहे हैं, इधर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न होंगे जो दिख रहे हैं, अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ होगी। अब जरा देखिए ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, तो देखिए जो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली इस पॉइंट पे मेरे को यहाँ पे नल पॉइंट मिलने वाला है। ऐसे ही मैं यहां देखूं तो देखिए यहाँ पे दोनों मेरे कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो मेरे को नल पॉइंट नहीं मिलेगा। अब यहां अगर देखूं इस तरफ में डियर स्टूडेंट्स, तो जरा देखिए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की बात मैं करूंगा 1 नंबर, तो जरा देखिए दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर है तो कभी नल पॉइंट नहीं मिलने वाला। यहां भी मेरे को नल पॉइंट कभी भी नहीं मिलने वाला। तो ये फिगर बेसिकली तब ज्यादा यूज होती है जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं, स्पेशली फिगर की बात करें तो सीबीएसई में जनरली नहीं पूछता, लेकिन फिर भी आपको देख लेना चाहिए, जितना यहां पे रखा है उतना तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लिए मैं समझता हूं इट्स एनफ। अब अगेन मेरी तरफ से ये सारा कंप्लीट है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो आसान सी यूनिट थी, थ्योरेटिकल यूनिट थी, वेटेज नो डाउट इसकी बहुत ज्यादा नहीं है। 3 मार्क्स का कंटेंट या मैक्सिमम 4 मार्क्स का कंटेंट आपके सीबीएसई एग्जाम में इस चैप्टर में से पूछा जा रहा है जो 5th चैप्टर है। लेकिन बच्चों ये जब क्लियर होगा तभी आप लोगों का ईएमआई एसी क्लियर होगा जो इससे आगे आने वाला चैप्टर है। तो वो अपने आप में बहुत अच्छी वेटेज रखता है और इवन इंपॉर्टेंट भी है। अब कॉम्प्लेक्सिटी लेवल की बात सुन लीजिए। देखो बच्चों बिल्कुल क्लियर सुन लेना, यहां तक का कंटेंट अगर आपका क्लियर है तो आपको ईएमआई एंड एसी समझ में आएगा। अगर यहां तक का कंटेंट क्लियर नहीं है तो ईएमआई एंड एसी आपको परेशान करेगा। इसलिए मैं ये कहूंगा बेशक 2-4 दिन का गैप ले लो, छुट्टियां ले लो, कोई बात नहीं, अभी तो स्कूल भी ओपन नहीं हुए हैं, लेकिन पीछे का बैकलॉग खत्म कर लो। किसी भी बच्चे को कैसा भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो इंडिविजुअली फोन करके टाइम असाइन करे, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे, थियोरेटिकल कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल जैसा भी उसका डाउट है वो पहले यहां क्लियर करेगा तब आगे बढ़ेगा। डियर स्टूडेंट जो दूसरे बैचेस हैं हम लोगों के उनका सिलेबस नो डाउट काफी पीछे चल रहा है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप उन क्लासेस में आकर के लाइव क्लासेस में आइए जो जूम पे हम लोग दे रहे हैं या हम अपने ऐप के थ्रू दे रहे हैं। हमारे ऐप के अंदर भी लाइव का ऑप्शन है, आपने कभी अगर देखा हो तो ऐप के थ्रू भी हम लोग लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप कहीं भी आइए, लेकिन एक बार हमारे कांटेक्ट में रहेंगे, टच में रहेंगे, अपनी परेशानी बताएंगे तभी तो हमें पता लगेगी। जब आप अपनी परेशानी बताएंगे ही नहीं कि साहब मेरे को पर्टिकुलर यहाँ पे दिक्कत है या कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया या कोई न्यूमेरिकल नहीं आया, तब तक हमें कैसे पता लगेगा। दूसरा हम लोग देख रहे हैं जो हमारा संडे वाला टेस्ट है, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो संडे वाला टेस्ट अटेम्प्ट ही नहीं करते। अरे भैया जब संडे वाला टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करोगे तो कैसे आप लोग एनालाइज कर पाओगे कि आपकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है। तो बच्चों हर संडे में टेस्ट दो। इवन दैट अब आपके ऐप के अंदर जो संडे टेस्ट में एमसीक्यूज होते हैं वो पड़े हुए हैं। आप चाहें तो उस टेस्ट से पहले या टेस्ट के बाद में उन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जहां तक नोट्स की बात है तो जो फ्री स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन है उसमें जाकर के आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हैं। और अगर आप अपने प्रिंट आउट नहीं निकलवाते तो आप इंस्टीट्यूट आइए और इंस्टीट्यूट से फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी कॉपी अपने साथ ले जाइए नोट्स को लेकर के। तो इस तरह से ये सारा चीज था बच्चों। पहले मैं ये कहूंगा कि यहां तक का सारा कंटेंट कंप्लीट कीजिएगा, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगली क्लासेस की बात करेंगे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।